बस बहुत हो गया संपदा, तुझे अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। संपदा की माँ सुमित्रा जी गुस्से से बोली, माँ आप सही कहती थी कि मुझे शान से शादी नहीं करनी चाहिए, अब मैं पछता रही हूँ। कहते हुए संपदा रोने लगी। बस बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ रह जा। पर माँ, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका क्या? संपदा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बच्चे का क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही है तू? तभी संतोष जी ऑफिस से आते हैं और संपदा से पूछते हैं, पापा आज सारन से मेरी बहस हो गई। उसके बाद संपदा संतोष जी से अपनी आप बीती सुना देती है। हम सब ने तुझे पहले ही कहा था कि मत कर शादी, पर तू तो प्यार में इस तरह अंधी हो गई कि तुझे और कुछ दिखा ही नहीं। अब भुगतो उन गवारों को। संतोष जी उत्तेजना में बोले, अच्छा क्यों सहेगी या उन दो कौड़ी के लोगों की बातों को? क्या हमने इसीलिए इसे इतना पढ़ाया लिखाया है कि चुपचाप सहती रहे? मेरी बेटी किसी के मोहताज नहीं, अपने पैरों पर खड़ी है। सुमित्रा जी भड़क उठी, देख संपदा, तेरी अच्छे बुरे का हमसे ज़्यादा कोई नहीं सोचेगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। पर माँ, पर कुछ नहीं, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुमने इतनी शक्ति है कि अपनी बेटी और उसके होने वाले बच्चे का जिंदगी भर पालन पोषण कर सकते हैं। संतोष जी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बोले, संपदा पापा से लिपट गई। अभी साल ही हुए थे शादी को, पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक संपदा ससुराल छोड़कर मायके आ गई? आइए जानते हैं। संपदा और सारस एक ही बैंक में जॉब करते थे। सारस कलर और संपदा ऑफिसर के पद पर विराजमान थी। दोनों के ब्रांच अलग अलग थे। पहली बार ऑफिस के किसी प्रोग्राम में दोनों मिले। संपदा सौरभ के भोलेपन से इतने प्रभावित हुए कि दोनों गहरे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। जब यह बात संपदा के मम्मी पापा को पता चला तो, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और हमारे घर का स्टेटस तुम्हें पता है, भाई तुम्हारा इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट और तुम्हारी माँ इनकम टैक्स ऑफिसर है। अभी तुम्हें अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में ध्यान देना चाहिए। और तुम कहाँ इस शादी वादी के चक्कर में फंसना चाहती हो, और वह भी ऐसे घर में जहाँ तुम खुद नहीं बर्दाश्त कर पाओगी। संतोष जी बेटी को समझाने लगे, पापा ऑफ कोर्स मुझे आगे की तैयारी करनी है। जैसे आप सबको पता है कि यह नौकरी मेरे लिए एक सपोर्टर जॉब है, ना कि मुझे इसी स्थान से जुड़ा रहना है। लेकिन क्या पापा, मैं सारांश को बहुत पसंद करती हूँ, उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, पर इस प्रॉमिस के साथ कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी। एक बार आप मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए, एक बार अपने निर्णय पर विचार कर ले कि क्या वह तेरे बराबरी का है? क्या तू वहाँ खुश रहेगी? जो सुख सुविधा हम तुझे बचपन से देते आ रहे हैं, क्या वो लोग तुझे दे पाएंगे? सुमित्रा जी जो अब तक चुप बैठी थी, बोल पड़ी, माँ पापा मैं सब मैनेज कर लूँगी, आप बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। अब तुम्हारी यही जीत है तो यही सही। कौन कौन है उसके घर में? संतोष जी पूछे। पापा, सारंश के पापा सरकारी जॉब करते थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। माँ हाउसवाइफ है और एक बड़े भाई जो स्कूल में टीचर हैं। वह अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर रहते हैं। एक बहन जिसकी शादी हो चुकी है। एक सास में ही संपदा सब कुछ कह गई। ठीक है, कल सारंश से और उसके मम्मी पापा को यहाँ बुला ले। वह चढ़ाते हुए सुमित्रा जी बोली, थैंक यू माँ पापा, लव यू। कहते हुए खुशी से संपदा वहाँ से चली गई। दूसरे दिन शाम में दोनों परिवार की मीटिंग हुई। घर पहुँचने के बाद सारंश एक बार फिर से सोच लिया, क्या संपदा तेरे लायक है? क्या वह इस घर में एडजस्ट कर पाएगी? पिता अनिल जी सारंश से वही सवाल पूछे जो संपदा के पापा ने संपदा से पूछा था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि एक जगह अमीरी का चश्मा लगा था और दूसरी जगह गरीबी की तराजू। हाँ पापा, मानता हूँ कि वह अमीर और हाई फाइव मिल घर से है, पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे विश्वास है कि वह हमारे घर में एडजस्ट कर जाएगी। ऐसा मेरा मानना ही है, नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। सारांश उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। अनिल जी संभावित घटना को नज़रअंदाज कर बेटे की बात मान जाते हैं और दोनों की शादी एक अच्छे तारीख में जो हो जाते हैं। संपदा अपने ससुराल आ जाती है। महीने बाद ही उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला रहता है और इस बात को सारांश के मम्मी पापा भली भांति जानते थे। इसीलिए वह संपदा को कभी भी किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ तक कि उसका खाना नाश्ता सारांश की मम्मी मधु जी कमरे में ही पहुँचा जाती। देखते देखते 2 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला और आज उसका एग्ज़ाम खत्म हो गया था। घर आते ही संपदा काफ़ी
एक्साइटेड थी। एग्ज़ाम के चक्कर में हमने अपना हनीमून भी नहीं मनाया। चलो कहीं चलते हैं, संपदा सारांश से लिपटते हुए बोली। हाँ ज़रूर, जगह तुम डिसाइड करो, मैं फटाफट बुकिंग करवाता हूँ, सारांश बोला। जगह डिसाइड करके दोनों हनीमून पर चले गए। 7 दिन बाद जब वह लौटे तो दूसरे ही दिन संपदा अपनी माँ के घर चली आई। उसको अपने मायका गए 1 महीना से ज़्यादा हो गया। ऑफिस भी वह वहीं से जाने लगी। अब सारांश रोज़ कॉल करता कि घर कब आओगी, कहो तो कल ही मैं तुम्हें लेने जाऊँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली आऊँगी, अभी कुछ दिन आराम कर रही हूँ, थोड़ा एग्ज़ाम का स्ट्रेस था। ऐसा कह कहकर वह बात को टाल जाती। एक दिन बेटा जब से बहू हनीमून से आई तब से वह मायका में ही है, जाकर उसे ले आओ, मधु जी बोली। संपदा आज मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेने आ रही हूँ। सारांश सुबह सुबह संपदा को कॉल करता है। आज शाम तक मैं खुद आ जाऊँगी, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। घर के सभी सदस्य बहुत खुश हुए थे। पूरे 1.5 महीने बाद बहू घर आ रही थी। आज खाना भी संपदा के मनपसंद से ही बन रहा था। अरे बेटा, तू इतने दिन क्यों रह गई, अब तेरा घर यही है, देख सारांश तुझे कितना मिस कर रहा था, मधु जी बड़े प्यार से बहू से बोली। तो क्या करूं मम्मी, यहाँ वो सब फैसिलिटी नहीं है जो मुझे वहाँ मिलती है, क्या दिक्कत है बेटा। संपदा बिना बताए अपने कमरे में चली गई। कोई ऐसे बोलता है क्या मम्मी से, सारांश समझाते हुए बोला। मैंने क्या गलत बोला, आंखें बड़ी कहती हुई संपदा बोली। वह तो तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुमने उनसे बेरुखी से बात की, क्योंकि मुझे यह शादी करनी ही नहीं थी। शादी तो हम दोनों की मर्जी से हुई थी, न कि यह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं, सारांश बोला। चलो छोड़ो, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं, कहते हुए संपदा मुंह फेर कर सो गई। उस दिन के बाद वह एकदम उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी। एक दिन उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो एक बार मन में आया कि यह बच्चा गिरा दे, पर दूसरी तरफ उसके हृदय में ममता जाग उठी। घर में खुशी का माहौल था। इसी बीच मधु जी ने अचानक बीपी बढ़ जाने से तबीयत खराब हो गई और वह चक्कर खाकर गिर गई। आप अभी एकदम नहीं उठेगी, चुपचाप लेटे रहिए, खाना मैं और आपकी बहू मिलकर बना लेंगे, सारांश माँ के कमरे में लेटाते हुए बोला। तू संपदा को परेशान मत कर, वह पेट से है, जा पापा के साथ मिलकर खाना बना ले। अरे माँ, बहू के रहते पापा किचन में काम करेंगे, आप आराम करो, कहते हुए सारांश संपदा के कमरे में जाता है जहाँ वह मोबाइल देख रही होती है। डार्लिंग चलो किचन में मेरी मदद करा दो, माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझसे नहीं होगा, कोई काम वाम खुद कर लो, संपदा ने तपाक से जवाब दिया। मुझे नमक मसाले का अंदाज़ नहीं, मैंने कौन सा खाना बनाया है तुम्हें भी यह पता है, अगर बनानी है तो खुद बना लो, नहीं तो किसी होटल से मंगवा लो, कहते हैं वह फिर से अपने काम में लग गई। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो, क्या तुम्हारे दिल में थोड़ा सा प्यार नहीं, ज़बरदस्ती की एक हद होती है। तुम सारे फैमिली की आदत है पीछे पड़ने की, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैं भी कितना बेवकूफ़ था कि तुमसे शादी की, कहते हुए सारांश जाने ही लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की, गलती मुझसे हुई है कि मैं तुम जैसे गवार लिच्चर के साथ शादी की, ठीक कहते हैं मेरे पेरेंट्स की, मैं इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, संपदा धीरे बोली। माँ पापा सुन लेंगे, सुनने दो, आखिर उन्हें भी पता चले कि एक नौकर रखने की उनमें औकात नहीं और मुझसे नौकरानी बनना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें मुझसे काम करवाने के लिए बोला होगा, चुप हो जाओ और अपनी औकात में रहो, संपदा, कहते हुए सारांश का हाथ उठ जाता है परंतु वह कंट्रोल कर लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, कहते हुए वह फटाफट अपनी पैकिंग शुरू कर देती है और साथ ही साथ कैब बुक भी कर लेती है। सारांश और उसके मम्मी पापा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं परंतु वहाँ से चली जाती है। बेटा पति पत्नी के बीच तो लड़ाई होती रहती है, जा मना ले बहू को। कुछ दिन बाद मधु ने बेटे को समझाया। माँ आपको क्या लगता है कि मैंने उसे मनाने की कोशिश नहीं की, रोज़ उसे फ़ोन करता हूँ लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं और कभी कभी तो मेरा फ़ोन भी उठाती नहीं है। उसके मम्मी पापा उसके सपोर्ट में खड़े हैं। 1-2 बार मैंने उससे ऑफिस में भी मिलने की कोशिश की परंतु उसने मिलने से मना कर दिया। 4 महीने बाद संपदा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। जब यह बात सारांश के परिवार को पता चला तो वो लोग काफ़ी खुश हुए और एक बार फिर वो संपदा को घर लाने के लिए सारांश पर दबाव डालने लगे। छोटी छोटी बातों को कोई दिल से लगा कर रखता है
क्या लौट आओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम जैसे बोलोगी मैं वह करूँगी। पूरे परिवार की इच्छा है कि तुम घर वापस आ जाओ। इससे पहले कि संपदा कुछ बोल पाती, सुमित्रा जी ने फ़ोन लेते हुए बोला, हाँ हाँ, संपदा को लेने ज़रूर आइए, परंतु आपको हमारी बेटी के पैरों पर नाक रगड़नी होगी। उस समय सारांश की बहन रीमा ससुराल से आई हुई थी। जब उसने भाई की बेइज्जती होते हुए सुना तो भाई, इस दिखावे की शादी और तुम्हें ऐसी बेइज्जती वाली ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। एक बार वहाँ जाओ, भाभी से पूछो, वह अगर प्यार से मान जाती है तो ठीक है, और नहीं तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, प्रमोशन लो और यहाँ से चले जाओ। माँ रीमा सही कह रही है, अब मैं और जलील नहीं होना चाहता। एक आखिरी कोशिश वह संपदा को घर लाने के लिए करता है। प्लीज़, दिखावे की शादी से कोई फ़ायदा नहीं। एक्चुअली मुझे शादी करनी नहीं चाहिए थी, गलती मेरी तरफ से है। मेरी एम्बिशन कुछ और ही है। आई एम सॉरी। तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भी भूल जाओ। और हाँ, रही बात बच्चे की, तो तुम्हारी जब मर्जी हो तुम बच्ची से मिल सकते हो। संपदा सारांश से बोला, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ सारांश, यह मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। ठीक है, वैसे भी इस दिखावे की ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, जैसे तुम उचित समझो। कहते हुए सारांश निकल गया। आज दोनों अतीत को भूलकर अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। 2 साल बाद संपदा ने यूपीएससी कंप्लीट कर ली और इधर सारांश भी प्रमोट हो गया और माँ बाप के जिद से उसने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, दोनों ने प्यार में पड़कर शादी की और जब संपदा वहाँ रहने लगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि शायद हमारे स्टेटस के विपरीत शादी हुई है। मानती हूँ कि यहाँ गलती 100% संपदा की है। उसे पहले ही इस बात को सोच लेना चाहिए था कि क्योंकि कभी कभी हमारे बिगिन मैरिड लाइफ में प्रभाव डालती है। परंतु एक बात तो अच्छी रही कि दोनों ने अपने अपने रिश्ते को ज़बरदस्ती खींचा नहीं और समय रहते अलग हो गए। अगर ऐसा ना होता तो कोई घटना घट